जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कोल्ड वार एरा वेब सीरीज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक आप अच्छे से जान चुके हो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो गुटों में बंट गई थी। मतलब दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ है वो हो चुका था। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यही वो टाइम है जब लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के जो देश थे, जो यूरोप के उपनिवेश थे, यूरोप महाद्वीप के गुलाम थे, इन तीनों महाद्वीप के गुलाम यानी उपनिवेश जो देश थे उनकी स्वतंत्रता का टाइम भी स्टार्ट हो जाता है, यानी आजाद होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में यूरोपीय देशों की कमर टूट गई थी, उनकी अब इतनी हिम्मत नहीं थी वो इन देशों के ऊपर अब कंट्रोल रख सके। तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश स्वतंत्र होना है वो शुरू हो गए थे। तो इन नए स्वतंत्र आजाद देशों को अपनी आजादी को बनाए रखने की चिंता है वो इस टाइम होने लग गई थी शीत युद्ध के दौरान। क्यों होने लग गई थी? क्योंकि बड़े लंबी गुलामी के बाद आजाद हुए थे। अब उनको डर था कहीं ये दोनों गुट अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए फिर हमें गुलाम न बना ले। और हो भी रहा था। यूएसए, पश्चिमी गुट का जो लीडर यूएसए अमेरिका है, वो इस एशिया के आजाद जो देश हो रहे थे उनके ऊपर दबाव डाल रहा था भी वो मेरे गुट में शामिल हो जाए। तो यानी गुटबाजी पूरी तरह से स्टार्ट थी। लेकिन एशिया के ये देश न तो पश्चिमी गुट में शामिल होना चाहते थे और न ही पूर्वी गुट में शामिल होना चाहते थे। एशिया के उन स्वतंत्र देशों का नेतृत्व कर रहे थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहां से स्टार्ट हो जाता है भी इन दोनों गुटों में शामिल नहीं होकर हमें क्या करना चाहिए। भारत ने अपने आप को इस गुट से अलग रख लिया और जो दूसरे नए जो स्वतंत्र जो देश थे उनको भी प्रेरित किया भी हमें इन गुटों के अंदर शामिल है वो नहीं होना है। जब भारत को ये लगा भैया तू तो अकेला ही पंगा कर रहा है, भी तू तो अकेला ही इन दोनों ताकतों के खिलाफ है वो खड़ा हो रहा है, तो इसने सोचा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे भी इन महाशक्तियों से तू कैसे लड़ेगा। तो नेहरू जी ने क्या किया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने क्या किया, इन्होंने दूसरे देशों के साथ दोस्ती बढ़ानी स्टार्ट की भी यार हमें इन गुटों में शामिल नहीं होना है, न यूरोप के मतलब न तो यूएसए के साथ जाना है और न यूएसएसआर के साथ जाना है। क्या करें, कुछ ऐसी तरकीब निकालें। तो नेहरू जी ने क्या किया, यहां एक देश था, है नहीं था, जिसका नाम था यूगोस्लाविया। अगर आप आज के विश्व मानचित्र में इस जगह को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि 1990-91 के समय में सोवियत संघ तो बिखर ही रहा था, ये यूगोस्लाविया भी बिखर गया था। ये भी 6 देशों में टूट गया था उस टाइम, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मैसेडोनिया, मोंटेनिग्रो, ये भी टूट गया था। तो आप आज अगर देखेंगे तो ये जो सर्बिया और इसके आसपास के जो 6 देश है ये उस टाइम था यूगोस्लाविया। और यूगोस्लाविया का प्रमुख था टिटो। तो नेहरू जी ने क्या किया, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इधर दोस्ती का हाथ बढ़ाया यूगोस्लाविया की तरफ कि भाई तू मेरी तरह है, और साथ में एक हाथ बढ़ाया इधर मिस्र की तरफ। ये मिस्र देश है स्वेज नहर वाला, और यहां पर थे नासिर। तो इन दोनों के साथ नेहरू जी दोस्ती कर लेते हैं। अब उनको लगा भी चलो यार एक से भले 3 हो गए अब अपने। इन तीनों ने 1956 में एक मीटिंग भी कर ली और वो मीटिंग इनकी सफल रही। मीटिंग किस उद्देश्य को लेके थी भी हमें इन दोनों गुट में शामिल नहीं होना है,
हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना है भी इनकी लड़ाई से अपने बच जाएं, क्योंकि यार बड़ी मुश्किल से, मैं बार बार कह रहा हूं, भी आजाद हुए हैं। तो इन्होंने दुनिया के नए स्वतंत्र जो देश थे उनको दोनों गुटों से अलग रखते हुए एक तीसरा विकल्प दिया, अपनी एक तीसरी दुनिया बसाने की बात की, और उसका नाम था गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्ष का आंदोलन स्टार्ट कर दिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नाम NAM, यानी नॉन एलिगमेंट मूवमेंट। NAM नाम, गुट निरपेक्षता को इंग्लिश में शॉर्टकट नाम कहते हैं। तो एक तीसरा विकल्प दे दिया, गुट निरपेक्षता, निर्गुट रहेंगे, न तो उस गुट में जाएंगे न इस गुट में जाएंगे, हम इनसे अलग रहेंगे, यानी दोनों महाशक्तियों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होने की जो नीति है वो कहलाई इनकी गुट निरपेक्षता। और इस गुट निरपेक्षता को स्टार्ट में 3 देश इकट्ठा हुए, भारत के नेहरू, युगोस्लाविया के टिटो और मिस्र के नासिर, ये 3 आ गए। और इन तीनों का समर्थन किया किसने? इंडोनेशिया के सुकर्णो ने और घाना के वाने एनक्रुमा ने। देखिएगा, ये है इंडोनेशिया यहां पर, तो इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना ये रहा अफ्रीकी देश था घाना, यहां के वामे एनक्रुमा ने इस गुट निरपेक्षता का समर्थन किया, इस मूवमेंट का, इस आंदोलन का समर्थन किया। इसलिए इन 5 देशों को गुट निरपेक्षता के संस्थापक देश कहा जाता है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपको 5 देशों के नाम और उनके प्रमुख हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए भी। ये वो 5 प्रमुख देश है जिन्होंने ये कोशिश की भी हम दोनों गुटों से अलग रहकर अपना तीसरा विकल्प है वो हम तैयार करेंगे, जिसको निर्गुट कह दो, गुट निरपेक्षता कह दो, नाम कह दो। इस प्रकार आप समझ रहे हो भी किस प्रकार से गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म होता है। और इसके लिए आप एक चीज समझिए, 3 प्रमुख मुद्दे आते हैं। यह भी एक प्रश्न बन सकता है भी नाम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्म के प्रमुख 3 कारण कौन से थे। पहला कारण तो था इन 5 देशों में सहयोग की भावना विकसित हो जाना, और नंबर 2 पर आता है भी शीत युद्ध का प्रसार जो फैलाव हो रहा था, और प्लस उसके बढ़ते दायरे को रोकना, ये इनका एक उद्देश्य था, इस वजह से गुट निरपेक्षता आई। तीसरा, नए देश है वो स्वतंत्र हो रहे थे, नए स्वतंत्र जैसे अफ्रीकी देश है वो भी स्वतंत्र हो रहे थे। 1960 तक तो यूएनओ में 16 नए अफ्रीकी देशों का जन्म भी हो गया था, यानी उनके सदस्य है वो बन गए थे। तो जैसे जैसे नए देश स्वतंत्र होते जा रहे थे, ये उनके ऊपर अपना प्रभाव, अपनी विचारधारा उनके सामने रख रहे थे और वो सहमत भी हो रहे थे। तो इस प्रकार आप ये समझ रहे हो भी नाम का उद्भव है, गुट निरपेक्षता का उद्भव है वो इन 3 प्रमुख कारणों की वजह से हुआ था उस टाइम। अब एक चीज देखिए, गुट निरपेक्षता वाली इस तीसरी दुनिया में शामिल होने के लिए स्वतंत्र जो देश हो रहे थे उनके सामने 5 बातें रखी गई थी, यानी 5 मापदंड रखे गए थे भी कौन इस गुट निरपेक्षता यानी नाम आंदोलन के अंदर शामिल हो सकता है, जिसको हम तीसरा विकल्प, तीसरी दुनिया कह सकते हैं। 5 मापदंड कौन कौन से थे? पहला तो एक था कि सदस्य जो बनेगा इस गुट का जो देश, उसकी अपनी स्वतंत्र नीति पर होनी चाहिए, यानी अपनी स्वतंत्र नीति पर चलने वाला देश होना चाहिए। दूसरा मापदंड ये रखा भी वो उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। तीसरा ये था वो किसी भी सैनिक गुट का सदस्य ना हो। हमने सैनिक गुट पढ़े, नाटो, सीएटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, यानी वो उनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। और चौथा आधार ये रखा था कि दोनों महाशक्तियों के साथ कोई भी द्विपक्षीय समझौता है वो नहीं किया हुआ होना चाहिए। और 5वां रखा कि जिसने अपने क्षेत्र के अंदर दोनों महाशक्तियों को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं दी हो, वो ही इस गुट निरपेक्षता के इस तीसरे विकल्प में शामिल हो सकता है।
अब क्या हुआ, इन मापदंडों के आधार पर गुट निरपेक्षता के सम्मेलन यानी समिट कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हो जाती है कि चलो भी अब हम मीटिंग किया करेंगे। तो सबसे पहली जो बैठक होती है गुट निरपेक्ष के शिखर सम्मेलन की वो होती है 1961 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि गुट निरपेक्षता का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1961 में हुआ। कहां हुआ? बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में था, अब जो सर्बिया में है। और इसके अंदर अब आपको मैं बताऊं, जब ये बैठक बुलाई जा रही थी, ये सम्मेलन बुलाया जा रहा था, उस टाइम 28 देशों को इनविटेशन दिया गया था भी आप आइए और इसकी सदस्यता ले लीजिए। उसमें से देखिए 25 देशों ने इसकी सदस्यता ली। तो इसलिए हम ये कहते हैं भी प्रथम शिखर सम्मेलन के अंदर कितने सदस्य देश थे? तो 25 सदस्य देश थे। अब आप ये सोच सकते हो यार 28 को इनविटेशन कार्ड भेजा था, 25 ही क्यों आए, 3 कहां रह गए? 3 भी आए थे, 3 देश। अब उनकी ज्यादा लंबी बात हो जाएगी कौन कौन से क्या है। तो 3 देश जो थे उन्होंने कहा हम अभी सदस्यता नहीं लेंगे आपकी, हम तो अभी सुपरविजन करने आए हैं। यानी आए तो 28 के 28 ही थे, लेकिन सदस्य कितने बने गुट निरपेक्षता के? गुट निरपेक्ष इस मूवमेंट के 25 ही बने। तो ये ध्यान रखिएगा 25 सदस्य देश है वो रहे यहां पर। अब बात ये है वो तीनों सुपरविजन करने आए। सुपरविजन का समझ गए होंगे, अभी वो ट्रायल पर हैं, अभी देख रहे हैं आपका सिस्टम क्या है, भविष्य में शामिल हो जाएंगे। तो आगे जब कभी आप पढ़ोगे गुट निरपेक्ष के शिखर सम्मेलन में हमेशा यही जिक्र आएगा भी इतने सदस्य देश ने भाग लिया, इतने सुपरविजन करने वाले यानी पर्यवेक्षक देशों ने भाग लिया। तो ये भी थोड़ा सा आपको भविष्य में कंपटीशन के लिए भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ और सदस्य देश 25। उसके बाद इन्होंने कहा अब हम सम्मेलन कब और करेंगे, अगली बैठक अपने कब करेंगे? तो इन्होंने डिसाइड कर लिया हर 3 साल बाद अपने है ना बैठा करेंगे और अपनी समस्याओं पर, विश्व की समस्याओं के ऊपर है वो चर्चा किया करेंगे। इस प्रकार हर 3 साल बाद होते होते 17वें और 18वें पर बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस के अनुसार। 17वां शिखर सम्मेलन होता है 2016 में। कहां होता है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में 2016 में नाम का 17वां शिखर सम्मेलन होता है और यहां सदस्य देश हो गए 120 हो गए। अब आप देखिएगा इनकी टाइम जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है, गुट निरपेक्ष देशों के अंदर सदस्य देशों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते 120 हो गई है। और 18वां शिखर सम्मेलन अभी थोड़े टाइम पहले 2019 में हुआ था, अजरबैजान में हुआ। तो अब तक इसके 18 शिखर सम्मेलन हैं वो हो चुके हैं जो हर 3 साल बाद है वो आयोजित होते हैं। तो इस प्रकार आप ये समझ रहे हो सदस्य देशों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गुट निरपेक्षता की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है तो अलग अलग जो देश हैं वो इसके अंदर जुड़ते जा रहे हैं। तो यानी हर देश अपने अपने लाभ के लिए इस गुट के अंदर शामिल हो रहा है। और जब अलग अलग देश जितने ज्यादा आएंगे तो उनका अपना अपना तरीका अलग अलग होगा। तो हम यहां पर एक बात ये कह सकते हैं भी गुट निरपेक्ष, हमने स्टार्टिंग में क्या कहा कि दोनों महाशक्तियों से किसी भी गुट में शामिल न होने की जो नीति है वो गुट निरपेक्षता एक इन्होंने बताई, लेकिन इसकी कोई एग्जैक्ट परिभाषा नहीं दी भी, यानी कोई बहुत बड़े सिद्धांत नहीं बना लिए, कोई परिभाषा क्लियर नहीं कर दी, कोई प्रस्तावना नहीं बना दी भी हमारा गुट निरपेक्ष है वो इस नीति के ऊपर चलेगा। फिर क्या हो गया, अलग अलग देश जा रहे थे तो सब अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित करने लग गए। तो इसकी सटीक परिभाषा तो आज भी देना मुश्किल लगता है, लेकिन एक चीज हम अच्छे से समझ सकते हैं भी गुट निरपेक्षता क्या नहीं है। जो क्या नहीं है वो चीज समझ में आ जाएगी तो क्या शायद हम सबको यह भी समझ में आ जाएगा भी गुट निरपेक्षता क्या है। सामान्य परिभाषा तो हम कर ही चुके हैं भी किसी गुट में शामिल नहीं होना, वो एक लिखने के लिए एक परिभाषा मिल गई, लेकिन ये एक बहुत छोटी सी बात है। गुट निरपेक्षता के अंदर बहुत कुछ शामिल होता है। लेकिन अपने सिलेबस पर अब बात कर लेते हैं भी गुट निरपेक्षता क्या नहीं है। तो
तो ध्यान दीजिएगा भी गुट निरपेक्षता क्या नहीं है। इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले ये बात आती है भी गुट निरपेक्षता पृथकतावाद नहीं है। गुट निरपेक्षता क्या नहीं है? पृथकतावाद नहीं है, यानी अलगाववाद नहीं है। एक शब्द आपने इंग्लिश का सुना होगा आजकल इस कोविड के दौर में, वो है आइसोलेट करना। आइसोलेट भी, जिसको कोरोना हो गया वो उसको आइसोलेट कर दो, होम आइसोलेट कर दो, कहीं भी मतलब अलग कर दो, अलग थलग करना, वो कहलाता है आइसोलेशन, यानी पृथकतावाद, अलगाववाद कहलाता है। तो समझ लीजिएगा अच्छे से, गुट निरपेक्षता पृथकतावाद नहीं है। अर्थात इसका मतलब क्या है? अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रखना। यानी जो भी देश है जो इस नीति पर अगर कोई चलने वाला है, तो जब वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को अलग कर लेता है तो वो पृथकतावाद है। लेकिन गुट निरपेक्षता वाले देश ये कहते हैं हम पृथकतावादी नहीं हैं, हम अपने आप को अलग थलग नहीं कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर या अंतरराष्ट्रीय मामलों पर। लेकिन इसका एक उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको, आप पढ़ेंगे भी 1787 के अंदर जब अमेरिका अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई है वो जीत लेता है, उसके बाद से हमेशा पृथकतावादी नीति पर चला है। यूएसए पृथकतावादी, आपको याद है फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे लास्ट में शामिल हुआ। पहले खड़ा खड़ा देखता रहा भी, देखता हूं मैं तो अपने आप को अलग किए हुए हूं भी, कहां पर क्या हो रहा है। सेम दूसरे विश्व युद्ध में भी 2 साल बाद ये शामिल हुआ जब जापान ने इसको परेशान किया था। तो अमेरिका ने अपनी विदेश नीति में हमेशा ही पृथकतावाद को स्थान दिया है, जबकि इस तीसरे विकल्प में जो गुट निरपेक्षता है, ये संगठन ये कहता है भी हम पृथकतावादी नहीं हैं, क्योंकि इस अमेरिका की पृथकतावादी नीति के विपरीत गुट निरपेक्ष देशों ने, जिसमें अपना भारत देश भी शामिल है, ने हमेशा शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए दोनों गुटों के बीच में मध्यस्थता की है, एक सक्रिय भूमिका निभाई है एक मीडिएटर के रूप में। और इन देशों ने अपनी आपसी एकता का भी परिचय दिया है। गुट निरपेक्ष के जो देश हैं इन्होंने अपनी एकता का जो परिचय है वो भी यहां पर दिया है भी, हां हम एक हैं। दूसरी बात ये आती है भी गुट निरपेक्षता और क्या नहीं है, तो ध्यान दीजिए दूसरा है कि तटस्थता, ये भी गुट निरपेक्षता नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है तटस्थता का मतलब होता है न्यूट्रल हो जाना, उदासीन हो जाना। भले भैया तू जाने तेरा काम जाने भी, मेरे तो कान पर जू ही नहीं रेंगती, ये तटस्थता होती है, न्यूट्रल जिसको कहते हैं। तो गुट निरपेक्षता क्या कहती है? गुट निरपेक्षता ये कहती है तटस्थता का धर्म निभाना भी गुट निरपेक्षता नहीं है। यानी हम तटस्थ भी नहीं रह सकते, हम अपने आप को पृथक भी नहीं रख सकते और हम अपने आप को तटस्थ भी नहीं रख सकते हैं। तो अब एग्जैक्ट तटस्थता की परिभाषा की अगर हम बात करें तो किसी भी गुट के लिए युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना, यानी चुपचाप देखते रहो की नीति, कोई भी युद्ध में भाग बिल्कुल भी नहीं लेगा, वो तटस्थता की नीति कहलाती है। ऐसी नीति वाले देश न तो युद्ध में भाग लेते हैं और न ही ये कहते हैं भी ये युद्ध सही हो रहा है या गलत हो रहा है, कोई टिप्पणी नहीं करते, बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। जबकि गुट निरपेक्ष देश जो है वो दूसरे देशों के बीच युद्ध को टालने की कोशिश करते हैं, समझिएगा, युद्ध को टालने की कोशिश करते हैं। और अगर कहीं बाई चांस युद्ध शुरू भी हो जाता है तो उसे खत्म करवाने की कोशिश भी नाम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य देश हैं वो करते हैं। तो इस प्रकार आप कहानी समझ में आ रही होगी आपकी और अच्छे से इस वेब सीरीज से भी। दुनिया पहले तो बटी 2 भागों में, 2 ध्रुवीय विश्व प्रारंभ हुआ, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट, यानी यूएसए ये कहलाया प्रथम दुनिया, पश्चिमी जो गुट था ये पहली दुनिया कहलाया। तो ये जो इधर वाले जो देश हैं और प्लस पश्चिमी जो यूरोप है ये देश, ये कहलाए
पहली दुनिया, साथ में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये भी यूएसए के ही साथ थे। और सोवियत संघ वाला जो पूर्वी गुट था ये कहलाया दुनिया में दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया। तो अब आप समझिए, इन दो दुनिया के खिलाफ, इनको शांत करने के उद्देश्य से, इनका प्रसार रोकने के उद्देश्य से भारत के नेतृत्व में और दूसरे देश जो प्रमुख नासिर, टिटो, नेहरू, इन सब के प्रयास से, सुकर्णो के प्रयास से और एनक्रूमा के प्रयास से एक नया आंदोलन स्टार्ट होता है, एक नई दुनिया बसाई जाती है। और वो दुनिया एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और लैटिन अमेरिका के उन देशों के द्वारा बसाई जाती है, इन 5 के नेतृत्व में, जो यूरोपीय देशों से आजाद हुए थे। नए नए आजाद जो देश थे वो कहलाई तीसरी दुनिया। और इसमें आप देखेंगे भी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश हैं, वो तीसरी दुनिया के नाम से जानेंगे। ये तीसरी दुनिया ही है गुट निरपेक्ष आंदोलन का गुट या आंदोलन, गुट निरपेक्षता, निर्गुट आप जिसको कह लें। तो इस प्रकार इन दोनों विचारधाराओं से अलग होकर दिनों दिन गुट निरपेक्षता के देशों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लग रहा है भी ये कुछ फायदेमंद चीज है। तो देखिएगा आगे और बढ़ते हैं इसी गुट निरपेक्षता को लेकर भी। यार ये तो सिर्फ लड़ाई से बचने के लिए, उसके लिए ही हो रहा है या इसमें कोई अपना डेवलपमेंट भी इन देशों ने किया, और भारत का और क्या क्या सहयोग इसमें क्या रहा गुट निरपेक्षता में, क्यों भारत की आज आलोचना भी होती है। इन्हीं मुद्दों को, इन्हीं स्टोरी को लेकर अगली वेब सीरीज में फिर हाजिर रहेंगे। तब तक आप आनंद लीजिएगा, वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।